हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय में। आप लोग जैसे कुछ एग्ज़ाम हैं जो स्कॉलरशिप से संबंधित हैं या इंटर तक की पढ़ाई बिल्कुल फ्री सरकार द्वारा कराई जाती है, उन एग्ज़ामों की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से NMMS या श्रेष्ठा नवोदय विद्या ज्ञान अटल आवासीय आश्रम पद्धति जैसे विभिन्न एग्ज़ामों की तैयारी बिल्कुल फ्री कराई जा रही है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसके माध्यम से बिल्कुल फ्री तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो एक बार फिर आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का टॉपिक है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जो अक्सर किसी न किसी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मगध साम्राज्य का कार्यकाल कितना रहा? तो मगध साम्राज्य 480 BC से 185 BC तक चला था। अब BC और AD, कहीं पर आपने AD पढ़ते हैं इतिहास में और कहीं पर BC पढ़ते हैं। तो BC और AD में क्या अंतर होता है? BC और AD में क्या अंतर हो? BC जो होता है उसे ईसा पूर्व कहते हैं, बिफोर ऑफ क्रिस्ट कहते हैं, और AD होती है जो सन, जो वर्तमान में जो सन चल रही है उसे AD लिखते हैं, और जब 0 से पहले का जो समय था उसे BC लिखते थे, तो उसे बिफोर ऑफ क्रिस्ट, 0 से पहले का जो समय था उसे ईसा पूर्व कहें या BC कहते थे। तो मगध साम्राज्य 0 से पहले का जो शासन था उसे हम BC कहते थे। तो मगध साम्राज्य का कार्यकाल याद रखना। मगध साम्राज्य का कार्यकाल कितना है? 480 BC से 185 BC तक उसका कार्यकाल रहा था। अब आप लोग देख रहे होंगे कि 480 BC से 185 BC तक उल्टा कार्यकाल चल रहा है। हाँ, तो ईसा पूर्व में जो तिथि होती है वह उल्टी चलती है। आज की दृष्टि से उल्टी दिख रही है, लेकिन उस दृष्टि से ईसा पूर्व की दृष्टि से जो तिथि थी वह आगे की तरफ बढ़ती है। तो पूछा जाए जो मगध साम्राज्य है, वर्तमान स्थिति उसकी क्या है? तो वर्तमान स्थिति जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, ये जितने क्षेत्र हैं उस क्षेत्र को ही मगध साम्राज्य पहले कहते थे। तो जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, उसमें सबसे शक्तिशाली जो जनपद था उसे मगध साम्राज्य कहते थे। तो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वह कौन सा था? मगध साम्राज्य था। और इसके बारे में जो पता चलता है वह कहाँ से पता चलता है? आगुन्तर निकाय। किससे पता चलता है? आगुन्तर निकाय से पता चलता है। तो आगुन्तर निकाय के माध्यम से पता चलता है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? तो वह मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था? तो 6वीं शताब्दी में हुआ था। प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे, और राजधानी क्या थी? गिरिब्रज थी। मगध साम्राज्य में कितने वंश हुए? तो मगध साम्राज्य में 4 वंश हुए थे। जो पहला वंश था उसे हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश और चौथा मौर्य वंश था। तो मगध साम्राज्य में वंश कौन कौन से हुए? एक हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। सबसे पहले अब पढ़ेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश कब से कब तक चला, या हर्यक वंश के कौन कौन से शासक थे, जैसे विभिन्न बिंदुओं का अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो हर्यक वंश कब से कब तक चला? तो हर्यक वंश 544 BC से 412 BC तक इसका शासनकाल रहा। तो हर्यक वंश का शासनकाल कब से कब तक? तो 544 BC से 412 BC तक रहा। पूछा जाए हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबसार थे। बिंबसार को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो श्रेणिक कहते थे। बिंबसार ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? राजगृह बनाई थी। तो बिंबसार का जो दूसरा नाम था उसे श्रेणिक कहा जाता था। बिंबसार हर्यक वंश का संस्थापक था, और बिंबसार ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? राजगृह बनाई थी। बिंबसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। तो बिंबसार की हत्या किसने की थी? तो उसका जो पुत्र था अजातशत्रु, उसने उसकी हत्या कर दी थी। तो अपने पिता की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु को प्रथम पितृहंता कहा जाता है, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। तो पूछा जाए प्रथम पितृहंता किसे कहा जाता है? अजातशत्रु को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। और पितृहंता किसे कहा जाता है? पिता की हत्या करने वाले को पितृहंता कहा जाता है। तो अपने पिता की हत्या करने के बाद जो अगला शासक बना था अजातशत्रु बना था। अजातशत्रु कब से कब तक गद्दी पर रहा? तो अजातशत्रु 492 BC से 460 BC तक शासनकाल रहा। तो अजातशत्रु को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो अजातशत्रु को कुड़िक कहते हैं। जिस तरीके से अजातशत्रु के जो पिता थे बिंबसार, उनको श्रेणिक कहते थे, तो
अजातशत्रु को अन्य नाम क्या था, कुड़िक कहते थे। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। बिंबिसार की हत्या किसने की, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी, उदयन ने की थी। तो अगला जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा, उदयन बनेगा। उदयन कब से कब तक गद्दी पर रहा, तो उदयन 460 बीसी से 444 बीसी तक उदयन गद्दी पर रहा। उदयन को दूसरा पितृहंता कहा जाता है। तो द्वितीय पितृहंता किसे कहा जाता है, उदयन को कहा जाता है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, उदयन ने की थी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, उदयन ने की थी। उदयन ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो पाटलिपुत्र को बनाया था। तो पाटलिपुत्र को राजधानी अपनी किसने बनाया, उदयन ने बनाया। या पाटलिपुत्र की स्थापना पूछी जाए किसने की थी, उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र को अन्य किस नाम से जानते थे, कुसुमपुरा। पाटलिपुत्र का अन्य क्या नाम है, कुसुमपुरा है। उदयन की हत्या किसने कर दी थी, नागदशक ने कर दी थी। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि पाटलिपुत्र का अन्य क्या नाम था, कुसुमपुरा था। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, उदयन ने की थी। दूसरा पितृहंता किसे कहा जाता है, तो उदयन को कहा जाता है। प्रथम पितृहंता किसे कहा जाता है, अजातशत्रु को कहा जाता है। तो यहाँ तक बात अच्छे तरीके से आपके समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपका पॉइंट है जो समझ में नहीं आया है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगला शासक जो बनेगा वह नागदशक होगा, और नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक होगा। नागदशक क्या होगा, हर्यक वंश का अंतिम शासक होगा। और इसके बाद एक नया वंश पड़ जाएगा, तो वो वंश कौन सा होगा, शिशुनाग वंश होगा। कौन सा वंश होगा, शिशुनाग वंश होगा। और हर्यक वंश से एक बिंदु इसको भी याद रखना कि हर्यक वंश को क्या कहा जाता है, पितृहंता वंश कहा जाता है। पितृहंता वंश क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की थी, और उदयन की हत्या नागदशक ने की थी। तो पिता की हत्या करने के बाद जो शासक बने थे, इस कारण हर्यक वंश को क्या कहा जाता, पितृहंता वंश कहा जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगला जो वंश था उसे कहते हैं शिशुनाग वंश। कौन सा, अगला जो वंश है उसे शिशुनाग वंश कहते हैं। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, शिशुनाग था। तो शिशुनाग के नाम पर ही शिशुनाग वंश पड़ा था, जो 412 बीसी से 344 बीसी तक का जो शासनकाल था वह शिशुनाग वंश का था। शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे वह कौन थे, तो शिशुनाग थे। 412 बीसी से 354 बीसी तक गद्दी पर बैठे। शिशुनाग ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो वैशाली को शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाया था। शिशुनाग के बाद जो गद्दी पर बैठे थे उनका नाम था कालाशोक। शिशुनाग के बाद जो गद्दी पर बैठा उसका क्या नाम था, कालाशोक था, जो 394 बीसी से 366 बीसी तक शासनकाल रहा था। कालाशोक ने जो बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संगीत कराई थी वह किसने कराई थी, किसके समय हुई थी या किस शासक के समय हुई थी, तो कालाशोक के समय हुई थी। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी। कब हुई थी, तो 383 बीसी में हुई थी। और पूछी जाए कहाँ हुई थी, तो पहली वाली कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। दूसरी वाली कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। तो जो कालाशोक ने कराई थी वह कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। कालाशोक ने जो अपनी राजधानी बनाया था वो किसे बनाया था, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था नंदिवर्धन। तो इस पॉइंट को भी अच्छे तरीके से याद रखना कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदिवर्धन था। इसके बाद जो अगला वंश है नंद वंश। इसके बाद जो नया वंश आया था उसका क्या नाम था, नंद वंश था। नंद वंश कब से कब तक रहा, तो नंद वंश 344 बीसी से 322 बीसी तक शासनकाल रहा। तो नंद वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा, 344 बीसी से 322 बीसी तक रहा। नंद वंश का जो संस्थापक थे उनका क्या नाम था, नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद्मानंद थे। नंद वंश के जो संस्थापक थे उनका क्या नाम था, महापद्मानंद थे। इनके एक समकालीन कवि थे जिनका नाम था पाणिनि। पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी, जो संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी। तो संस्कृत व्याकरण की अगर प्रथम पुस्तक पूछी जाए तो कौन सी, अष्टाध्यायी थी। और इसके लिखने वाले राइटर कौन थे, तो पाणिनि थे। पाणिनि जो थे नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद के समकालीन थे। इनके बाद जो गद्दी पर बैठे, महापद्मानंद के बाद जो गद्दी पर बैठे उनका नाम था घनानंद। क्या नाम था, घनानंद था।
तो घनानंद के बारे में आपको समझना है कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको समझना है आपको कि घनानंद को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो घनानंद को नंदराज भी कहते हैं। घनानंद को क्या कहते हैं? नंदराज कहते हैं। और घनानंद ने जो अपनी राजधानी बनाई थी, तक्षशिला बनाई थी। किसे बनाई थी? तक्षशिला को बनाई थी। और घनानंद की हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी थी। घनानंद की हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद ने, याद होगा आपको कि घनानंद ने किसका अपमान किया था? चाणक्य। कौन? जो चाणक्य थे उनका घनानंद के ने क्या कर दिया था? अपमान कर दिया था। और उस समय चाणक्य ने एक कसम खाई थी कि मैं अपनी चोटी जब तक नहीं खोलूँगा, जब तक इस नंद वंश का या घनानंद साम्राज्य का नष्ट नहीं हो जाएगा। और उसके बाद एक बच्चे को अच्छा लालन पालन दिया और अच्छी शिक्षा दी, जिसके बाद उसका नाम पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का समापन कर दिया था? नंद वंश का समापन कर दिया। और किस शासक को समाप्त किया था या किस शासक को हराया था? तो उसका नाम था घनानंद, जिसको हराने के बाद एक नया वंश पड़ गया, मौर्य वंश। तो टोटल कितने वंश हुए मगध साम्राज्य में? 4 वंश हुए थे। एक वंश था हर्यक वंश, दूसरा वंश था शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश और चौथा जो वंश था मौर्य वंश। तो मौर्य वंश एक विशाल वंश है, जिसके बारे में अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय को सब्सक्राइब कर लें। और आपके जो डाउट रहे हैं तो उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, तो वहां से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और क्लास की PDF पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं।